हाँ बच्चों, आगे देखते हैं। अपने पास में वर्क का फॉर्मूला आता है एफ एस कोस थीटा, ठीक है। अब बच्चों देखो बात ऐसी है, एक तो अपने पास केस क्या है, वर्क जीरो का केस अपन देख चुके हैं, जब थीटा इक्वल्स, देखो एफ और एस को जीरो नहीं करेंगे अब अपन, है ना। अब बात करेंगे केवल कोस थीटा को छेड़ने की, ठीक है। अपन जो भी बदलाव करेंगे कोस थीटा में करने वाले हैं। वर्क डन अपना जीरो, ठीक है। इसके लिए अपने को थीटा इक्वल्स 90 डिग्री चाहिए, बताया था ना थोड़ी देर पहले ही, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है तब अपना वर्क डन आता है जीरो। अब उसके अलावा अपने पास में दो केस हो रहा है, वर्क डन पॉजिटिव और वर्क डन नेगेटिव। सर ये दोनों क्या है? तो बच्चों बात समझो, एक बात बताओ, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ इधर, और इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये, और ये जो थीटा की वैल्यू है, तो बच्चों एक बात बताओ, कोस 0 से लेकर कोस 90 तक इसकी जो वैल्यू होती है, कोस 90 से जस्ट पहले तक पॉजिटिव वैल्यू होती है। भाई देख लो ना, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो इन तीनों ही सिनेरियो के अंदर या बाकी जितने भी केसेस हैं सभी के अंदर जो अपना कोस थीटा है ये पॉजिटिव है कि नहीं है, जब थीटा छोटा है 90 डिग्री से। अरे बच्चों ध्यान दो, वर्क डन का अपने पास कंप्लीट फॉर्मूला है एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा होता है, ठीक है। अब बात समझो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये तो अपने पास नेगेटिव होने से रहे, इनको अपन नेगेटिव नहीं करेंगे, इनके साथ अपन कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बात कर रहे हैं अपन केवल कोस थीटा की। बच्चों जब कोस थीटा अपने पास में, ये दोनों तो पॉजिटिव है, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। अब बात करें कोस थीटा की, तो कोस थीटा जब, एक बात बताओ बच्चा, 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है तब वो पॉजिटिव होता है। तो जब 0 से 90 के बीच में होगा या 90 से छोटा होगा तब अपने पास वर्क डन की वैल्यू आएगी एफ एस, और ये जो कोस थीटा ये कोई ना कोई पर्टिकुलर पॉजिटिव वैल्यू आएगा। अब बच्चों पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव क्या आता है, पॉजिटिव ही तो आता है, प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस प्लस। तो इस सिनेरियो के अंदर अपने पास वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव। जल्दी से एक एग्जांपल देख लेते हैं। 2 न्यूटन है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट अपने पास में 5 मीटर, थीटा है अपने पास में, यहाँ पे एंगल है थीटा। जब अपने पास, अब देखो वर्क डन क्या हो जाएगा अपने पास में, एफ मल्टीप्लाइड बाय एस मल्टीप्लाइड बाय कोस थीटा। तो एफ एस तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 10 न्यूटन मीटर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कोस थीटा। अब बच्चों एक बात समझो, अब अगर मैं थीटा की बात करूं तो थीटा अगर 0 रखता हूं तो यहां पे कोस 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। जब थीटा की वैल्यू 0 है तब वर्क डन कितना है, 10 जूल, न्यूटन इंटू मीटर जूल। जब थीटा की वैल्यू अपने पास में 30 डिग्री है तो यहां पे क्या आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय √3/2। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 5√3 जूल, ये 5√3 जूल। जब थीटा की वैल्यू अपने पास 45 है तो 1/√2, तो 10/√2। जब अपने पास 60 है तब 10/2, है ना। ये चीज समझ में आती है अपने को, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में देखो वर्क डन अपना सारा पॉजिटिव है। तो सर ये तो थीटा तो हमेशा पॉजिटिव ही तो होता है, कोस थीटा की वैल्यू नेगेटिव कब होने लग गई? बच्चों अपनी बुक में नहीं होती इसका मतलब ये थोड़ा ना नेगेटिव नहीं होती। अपनी बुक में जो अपने आरबीएससी की बुक है उसमें थोड़ा सा मेंशन कर दिया इसने, है ना, लेकिन प्रॉपर जो मैथमेटिक्स की बुक है उसमें ट्रिग्नोमेट्री की जो नेगेटिव वैल्यूज है वो नहीं दी हुई। तो ठीक है, मैं बता देता हूं बच्चा, जो कोस थीटा, अगर मान लो थीटा की वैल्यू, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से लेकर 90 डिग्री से थोड़ी सी बड़ी हो जाए और 180 डिग्री तक अपने पास में जो कोस थीटा होता है ना, कोस थीटा, इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। अरे नहीं समझे क्या? जैसे कोस थीटा की वैल्यू 0 से 90 तक पॉजिटिव होती है ना, वैसे कोस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से जस्ट बड़ा से लेके 180 डिग्री से जस्ट छोटे तक कैसी होती है, या 180 डिग्री तक कैसी होती है, नेगेटिव होती है अपने पास में कोस थीटा की वैल्यू। तो ये देखो यहाँ पे वर्क डन मैंने लिख रखा है नेगेटिव, जब थीटा की वैल्यू 90 से 180 के बीच होगी। तो ऐसा लिखने के पीछे कारण क्या है, देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, एफ एस कोस थीटा। अब मैंने क्या बताया, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी हो और 180 डिग्री से छोटी होती है या 180 डिग्री के बराबर होती है, उस केस में कोस थीटा नेगेटिव हो जाता है, एफ एस तो अपना रहेगा पॉजिटिव। लेकिन कोस थीटा की वैल्यू कैसी होगी अपने पास में, नेगेटिव। तो नेट वर्क डन अपना नेगेटिव आया कि नहीं आया बच्चों? अरे नहीं समझ में आया बच्चों, एफ और एस तो पॉजिटिव। जो कोस थीटा है इसमें थीटा अगर 90 से 180 के बीच रहता है तो कोस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो ऐसे सिनेरियो में अपने पास वर्क डन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव वर्क डन आएगा, ठीक है। ओके बच्चों जरा आगे देखते हैं। देखो बात समझो, ये चीज समझ में आ गया अपने को, नेगेटिव होता है। लेकिन अपनी बुक में सिर्फ एक स्टैंडर्ड केस की बात कर रखी है, उसके लिए मैं तुम्हें वैल्यू बता देता हूं। कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चा -1। कितनी, -1। याद कर लो, कोस 180 की वैल्यू होती है -1। देखो बच्चों काम कैसे आएगी, मान के चलो ये वो ट्रक वाला केस याद है, ट्रक इधर आ रहा है, ठीक है, ट्रक का इस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 मीटर और मैं ट्रक पे फोर्स लगा रहा हूं इस तरफ 2 न्यूटन। तो इधर देखो बच्चों, ये सेंटर पॉइंट है, यहां पर तो हो रहा है अपना डिस्प्लेसमेंट s और इधर लग रहा है अपना फोर्स। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना डिग्री है, 180 डिग्री, है कि नहीं है? तो ऐसे केस में अपने पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा। हर केस में ये होता है सर वर्क डन का फॉर्मूला, बिल्कुल सही बात कही। लेकिन देखो अब बदलाव आएंगे चीजों में। फोर्स की वैल्यू कितनी, 2 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी, 10 मीटर, कोस थीटा की वैल्यू कितनी अपने पास में यहाँ पे 180, कोस थीटा, थीटा की वैल्यू 180। और यहाँ पे मतलब कुल मिला के ये लो, एक बार ऐसे लिख देता हूँ, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। यहाँ पुट कर देते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 20,
ये सॉरी 2 मल्टीप्लाइड बाई 10, यह आ जाएगा 20 न्यूटन मीटर मल्टीप्लाइड बाई cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये कितना आ गया -20 न्यूटन मीटर जूल। आया समझ में कि मैं क्यों कह रहा हूं कि जब थीटा से 180 के बराबर तक होती है ये वर्क डन अपने पास नेगेटिव होता है जब अपने पास एंगल 90 से तो बड़ा हो जाए और 180 के बराबर हो या 180 से छोटा हो, ऐसे सिनेरियो में अपने पास में वर्क डन नेगेटिव आता है। ठीक है, ओके ओके ओके, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। और ये स्पेशल केस है, इसका ख्याल रखना बच्चों, जब थीटा की वैल्यू अपने पास में 180 डिग्री होती है तब अपने पास में वर्क डन कितना हो जाएगा। देखो बात समझो, मान के चलो मैं इधर लगा रहा हूं फोर्स F और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया S, तो वर्क डन तो मेरे पास क्या आएगा Fs cos थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां कितनी है 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू अभी बताया मैंने तुम्हें, cos 180 की वैल्यू या थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसे मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं Fs cos 180 डिग्री, है ना। देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो यहां आ जाएगा cos 180। cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1। तो जब अपने पास में थीटा 180 डिग्री के बराबर होता है ना बच्चों, तब अपने पास वर्क डन होता है -Fs। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे इसमें, इतना ही दे रखा तो अपन ने देख लिया। ठीक है, ओके बच्चों, समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, दोबारा से एक्सप्लेन कर लेंगे इसको। अच्छा बच्चों, यहां ध्यान दो, आगे अभी 2 क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, अच्छा ये क्वेश्चन से पहले अपन एक छोटी सी डिस्कस करते हैं बच्चों। 9th क्लास में अगर तुम्हें याद हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन की बात की थी, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी की बात की थी। बच्चों देखो, अपने पास में अगर कोई m मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसमें जो ग्रेविटी है ना, नीचे की तरफ mg फोर्स लगाती है। ये चीज किस किस को पता है, हाथ ऊपर करो। अच्छा मुझे पता है, अच्छा जिनको नहीं पता मैं बता दूं बच्चों, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास m है और उसके ऊपर ग्रेविटी के अंदर अपन ने पृथ्वी के ऊपर रख रखा है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा ना mg लगता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 5 kg, सॉरी इसका मास है 5 kg, तो इसमें नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा ना बच्चा लगेगा 5, तो इसका मास, और जो बच्चा g है ना, इसकी वैल्यू फिक्स है अपने पास में। वैसे तो 9.8 होती है, लेकिन अपन 10 भी लेके चलते हैं। अपने पास में होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या बच्चा इसकी यूनिट है। यूनिट क्या होती है अपन बात कर चुके हैं पहले भी, है ना। हर चीज को डिनोट करने के लिए अलग से यूनिट होती है, वही सिंपली। ठीक है, g की वैल्यू यहाँ पे अपन तो 10 ही लेंगे, है ना। ये 9.8 या 10 लेके चलते हैं। तो यहाँ पे एक बात तो नीचे इसमें फोर्स कितना लग गया 50, और फोर्स की यूनिट कितनी होती है न्यूटन। अगर अपने पास में यहाँ पे 3 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा, मास इसका 3 mg, नीचे की तरफ क्या लगता है mg, g की वैल्यू कितनी यहाँ पे अगेन 10 या 9.8, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 न्यूटन। और आई होप ये चीज अपने चमक गई होगी, ये समझ में आ गई होगी। तो जरा अब आ जाते हैं अपन अपने क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ड्यूरिंग अ टूर, अगर दिख नहीं रहा तो बच्चा मैं पढ़ देता हूं तुम्हारे लिए। ड्यूरिंग अ टूर यू पुट अ बैग ऑफ 12 kg फ्रॉम ग्राउंड टू योर बैग। ड्यूरिंग अ टूर यू पुट अ बैग, तुम्हें क्या कर रहे हो, बैग पुट कर रहे हो 12 kg फ्रॉम ग्राउंड टू योर बैग। ये ग्राउंड मान लेते हैं ना। ग्राउंड से तुम क्या कर रहे हो, एक बैग को उठा के अपनी पीठ के ऊपर रख रहे हो। ठीक है, ये तुम हो। ठीक है, ये बैग तुमने उठाया, ये लो, ये तुम्हारा जादुई हाथ, ये उठाया तुमने और ये तुमने रख लिया अपनी बैग के ऊपर। ठीक है, इस बैग को उठा के तुमने अपनी पीठ के ऊपर रख लिया। तो बच्चों ये क्या कह रहा है, बैग एट 1.5 मीटर हाइट। अब जो तुम्हारी बैग है ये ग्राउंड से कितनी हाइट के ऊपर है बच्चा, 1.5 मीटर हाइट के ऊपर तुम्हारी क्या है, बैग। अब एक बात बताओ बच्चों, किसी ऑब्जेक्ट पे, है ना, ये कोई चॉकलेट है, ठीक है, तुम्हारी बहन चॉकलेट को इधर खींच रही है, तुम इधर चॉकलेट को खींच रहे हो। तो एक बात बताओ बच्चों, ये तुम हो, है ना, और ये तुम्हारी सिस्टर है। ठीक है, अब तुम चॉकलेट को खींच रहे हो, तो इधर तुम लगा रहे हो फोर्स, इधर तुम्हारी बहन लगा रही है फोर्स ऑफ सिस्टर, Fs, फोर्स ऑफ योर्स, तो Fu तुम्हारा फोर्स और ये बहन का फोर्स। तो चॉकलेट कब तुम्हारी तरफ आएगी, जब फोर्स तुम्हारा बड़ा हो, है ना। चॉकलेट कब बहन की तरफ जाएगी, जब बहन का फोर्स बड़ा हो। लेकिन मैं कहूं कि बस कम से कम मेहनत में तुम्हें चॉकलेट लेनी है, तुम क्या करोगे, बहन के फोर्स से बिल्कुल थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाओगे तो चॉकलेट तुम्हारी तरफ आ जाएगी। नहीं समझ में आया क्या? अरे भाई तुम्हारा बहन से थोड़ा सा ज्यादा फोर्स हो गया, तुम खींच नहीं लोगे क्या चॉकलेट को अपनी तरफ। सिमिलरली अब जरा बैग को एनालाइज कर दें। ये जो बैग है बच्चा, इस पे नीचे की तरफ ग्रेविटी mg फोर्स लगा रही है नहीं लगा रही, बताओ mg फोर्स लगा रही है ग्रेविटी। इसका मास कितना है 12 kg, m कितना है 12, तो नीचे की तरफ फोर्स कितना लग जाएगा 12 मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी। g की वैल्यू अपने को 10 लेनी है, क्वेश्चन में भी गिवन है कि g की वैल्यू अपने को 10 लेनी है। तो बैग भी नीचे की तरफ फोर्स कितना लग गया 120 न्यूटन। तो एटलीस्ट तुम्हें 120 न्यूटन फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा उसे ऊपर उठाने के लिए, कम से कम कंपल्शन है ना। इससे ज्यादा लगाना चाहो तुम्हारी मर्जी। तो यहां देखो बच्चों, इसमें नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 120 न्यूटन। ठीक है, डन सर, ये बात समझ में आ गया मैं एग्जैक्टली कि नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 120 न्यूटन। तो एक बात बताओ, तुम्हें भी ऊपर की तरफ कम से कम 120.00000 करके कुछ लगा सकते हैं। तो इससे अपन लिख लेते हैं कि तुम भी ऊपर की तरफ कितना लगा रहे हो, 120 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो। डन, ऊपर की तरफ तुम्हारा फोर्स कितना हो गया 120, तो फोर्स की वैल्यू तो आ गई अपने पास में 120। ये क्या कह रहा है कि तुम्हारी पीठ 1.5 मीटर हाइट पे है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 1.5 मीटर। अब बच्चा तुम ऊपर उठा रहे हो, है ना, और फोर्स भी ऊपर ही लगा रहे हो, ग्रेविटी नीचे लगा रहे हो, बैग उठाने के लिए फोर्स ऊपर ही तो लगाना पड़ेगा। तो एक बात बताओ बच्चों,
फोर्स कितना 120 और फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना 1.5 मीटर, तो वर्क डन क्या आ जाएगा 120 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, जो भी आए मल्टीप्लाई करके निकाल लेना। प्रोबेबली यार अपने पास में 180 है ना, ठीक है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अरे तुम्हें क्या करना है, बैग को ग्राउंड से उठा के रखना है अपनी पीठ पे। अब तुम्हारा जो बैग है उसका वेट है 12 kg। अब बैग को अगर तुम ऊपर की तरफ उठाते हो तो ग्रेविटी उस पर 120 तो नीचे लग रही है, 12 मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी जिसकी वैल्यू 10 है, तो 120 नीचे लग रहा है, तो तुम्हें भी 120 ऊपर लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा? अब अगर तुम 120 ऊपर लगा रहे हो है ना, तो 120 वो नीचे 120 तुम ऊपर, और उसके साथ साथ तुमने डिस्प्लेसमेंट कितना किया है 1.5 मीटर, ठीक है। तो फोर्स ऊपर की तरफ फोर्स और ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट F मल्टीप्लाइड बाय S। ओके, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन इज पुलिंग एन ऑब्जेक्ट विद अ रोप एंड एक्सर्टिंग 5 न्यूटन फोर्स। एक बंदा क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, रोप से खींच रहा है, ठीक है। रोप से खींच रहा है, उसके ऊपर फोर्स कितना लगा रहा है 5 न्यूटन, ठीक है। सच दैट द रोप मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। तो बच्चा हॉरिजॉन्टल देखो मैं बता दूं, ये तो होता है हॉरिजॉन्टल और ये होता है वर्टिकल। इसे तो अपन कहते हैं वर्टिकल और ये होता है अपने पास में हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल से जो फोर्स लगा रहा है ना, वो कितना डिग्री एंगल बना रहा है, मेक एन एंगल 30 डिग्री, ठीक है। और उसके साथ साथ में पूछ रहा है कि वर्क डन कितना करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को 20 मीटर डिस्प्लेस कराने के लिए हॉरिजॉन्टल पे, ठीक है। अच्छा बात समझो बच्चों, देखो क्या कह रहा है कि अपने पास में कोई बंदा है, ये क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, इसे 5 न्यूटन फोर्स लगा के वो खींच रहा है रस्सी से बांध के, ठीक है। और रस्सी से बांध के उसे 5 न्यूटन जिस ऑब्जेक्ट को खींच रहा है ना, वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। अब बच्चा एक बात बताओ, रस्सी से किसी ऑब्जेक्ट तुम खींचते हो तो वो तो ग्राउंड पे चलेगा, है ना। तो अब एक बात बताओ, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, फोर्स डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। फोर्स की वैल्यू तो कितनी है, फोर्स कितना लग रहा है बंदा 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना करवाना ऑब्जेक्ट का 20 मीटर गिवन है ना। और cos थीटा की वैल्यू, यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3/2, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 20 ये कितना आ गया, 25 is 100 न्यूटन मीटर। और इसके साथ साथ में सॉरी ये √3/2 का आ गया 100 √3/2 न्यूटन मीटर। ये 2 से कैंसिल करेंगे, आ जाएगा अपने पास 50। तो आंसर कितना है अपना 50 √3 न्यूटन मीटर। और ये जो न्यूटन मीटर है बच्चा मेरे पास, इसे मैं जूल भी तो कह सकता हूं। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके थैंक यू। हाँ बच्चों, वर्क अपन ने देख लिया क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपन बाद में करेंगे। अब आगे अपन देखते हैं थोड़ा सा एनर्जी के बारे में, ठीक है। ये एनर्जी क्या है? अच्छा बच्चों, मैं सिंपली बात करूं कि एनर्जी का मतलब क्या है कि सर जो जितना काम कर दे उसमें उतनी एनर्जी होती है। बिल्कुल ठीक, बात यही होती है। एनर्जी यही होता है कि कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब कि किसी के अंदर अगर एनर्जी है तो मतलब वो काम कर सकता है। अगर किसी में एनर्जी नहीं है, आज तो मेरी एनर्जी खत्म हो गई काम कर करके, अब मैं और काम नहीं कर सकता, इसका मतलब एनर्जी अब खत्म होगी उस व्यक्ति की। तो एनर्जी सिंपली इसी वे में डिफाइन की गई है, एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, है ना। लेकिन ये एनर्जी का कंसेप्ट आया कहाँ से? एक सोचने लायक बात ये भी है, एनर्जी के बारे में सोचा ही क्यों, जरूरत क्या पड़ गई अपने को एनर्जी के बारे में डिस्कस करने की? तो बच्चों एक बात बताओ, जब नदी बह रही होती है, रिवर फ्लो कर रही होती है, उसके अंदर अगर अपन लकड़ी डाल देते हैं उसे ले जाती है अपने साथ में। अगर अपन रिवर में जाके नॉर्मली अपने आप को ढीला छोड़ देते तो अपन भी पानी के साथ में बह जाएंगे, बहेंगे कि नहीं? अब अगर मान के चलो ये चौक है, या ये तो खैर चौक है, कोई भारी चीज़ हो, मेरे पास इतना बड़ा पत्थर हो, उससे मैं कुछ हाइट पे उठाऊं और वहाँ से छोड़ दूं, और नीचे अगर मेरा पाँव हो, क्या हालत होगी? पाँव की आइडिया लगा सकते हो? वो मेरे पाँव को कुचल देगा। तो एक बात बताओ, वो जो लकड़ी का टुकड़ा तैर रहा है या वो मुझे धकेल रहा है पानी, तो एक बात बताओ, पानी वर्क कर रहा है नहीं कर रहा? भाई मुझ पे कुछ फोर्स लगा रहा है और मेरा कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है। सिमिलरली ये जो पत्थर है, इसे मैंने जैसे ही छोड़ा, इसने मेरे पाँव पे कुछ फोर्स लगाया और पाँव को कुचल दिया, मसल दिया और उसे नीचे दबा दिया। तो इसके लिए भी वर्क करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? करना पड़ा ना। तो एक बात बताओ मेरे को बच्चों, इन सारे सिनेरियोज के अंदर ये वर्क हो कैसे रहा था? इस चीज को डिफाइन कैसे करें अपन? तो एक नाम दे दिया ऐसी चीजों को कि कोई भी चीज है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वर्क कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट पे, इसका मतलब उसमें एनर्जी है। ओके, तो एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। उसे अपन एनर्जी डिफाइन कर दी कि एनर्जी है क्या? एनर्जी वर्क करने की कैपेसिटी को ही अपन ने कह दिया। अब अच्छा बच्चों एक बात और समझो, अगर अपन किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं ना तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे बात समझो, एक तो मैं इस चौक को यहां से नीचे गिराऊं, है ना, और नीचे मेरा पाँव रखा हुआ रहे तो मेरे धीरे लगेगी। अब वहीं इस चौक पे मैं वर्क करूं, मैंने इसे ऊपर की तरफ खींचा, तो एक बात बताओ, मुझे इसे ऊपर ले जाने के लिए वर्क करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? सर बिल्कुल वर्क करना पड़ा आपको इसको ऊपर ले जाने के लिए। अब मैं इसे यहां से नीचे गिराऊं तो मेरे पाँव पे ज्यादा तेज लगेगी कि धीमे? सोचो, दोबारा सोचो। ये तो चलो चौक है, इतना बड़ा मेरे पास कोई पत्थर है, उसे पत्थर को मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो सिंपली यहां से नीचे छोड़ रहा हूँ। अब मैं क्या कर दूं, इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क कर दूं, इसे ऊपर ले जाऊं थोड़ा सा। तो अब एक बात बताओ, इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई नहीं हो गई पहले के मुकाबले? ज्यादा एनर्जी हुई कि नहीं भी इसके ऊपर वर्क कर दिया तो? अब देखो ये ऊपर गया, अब ये ज्यादा वर्क कर पाएगा ना मेरे पे? सर क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा हमें तो। देखो बच्चों बात ऐसी है, एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ये चीज अपने को समझ में आ गई।
इसके बाद में अगला स्टेटमेंट ये कहता है व्हेन ऑब्जेक्ट डू वर्क इट लूजेस इट्स एनर्जी। जब ऑब्जेक्ट कोई काम करता है तो वो अपनी एनर्जी लूज करता है। जैसे मैं अगर ग्राउंड पे से पत्थर उठा के किसी एक हाइट के ऊपर रख दूं, ठीक है, तो मैं थक जाऊंगा, तो मेरी एनर्जी खत्म हो जाएगी। ओहो, थक गए अपन बुरे तरीके से, अपन ने बहुत काम कर लिया, अपनी एनर्जी हो गई अब कम। लेकिन अब मान के चलो मुझे घर वाले कहे कि काम कर, ये अखरोट फोड़ दे, तो मैं कहूँ कि मेरी तो एनर्जी खत्म हो गई, मैं नहीं कर सकता। तो बोले कहाँ गई एनर्जी? मैंने कहा इस पत्थर को दे दी मैंने अपनी एनर्जी। तो पत्थर को कैसे दी कि मैंने तो ग्राउंड से उठा के ऊपर रख दिया। तो उन्होंने कहा कि काम कर, इस पत्थर को बोल कि अभी अखरोट फोड़ दे। तो अब बताओ कैसे किया जाए काम? तो अपन एक काम कर सकते हैं, पत्थर पहले नीचे रखा हुआ था तो अखरोट को फोड़ने में कैपेबल नहीं था, लेकिन अब पत्थर को मैं ऊपर से गुड़ाता जाऊं एक एक पत्थर को, और वो अखरोट के ऊपर आके गिरे। जो काम मेरे को करना था वो पत्थर ने कर दिया, लेकिन वो कर कब पाया वो वर्क? जब मैंने उसके ऊपर वर्क किया। तो मैंने जब वर्क किया मेरी एनर्जी तो गई, लेकिन जैसे ही मैंने वर्क किया वो एनर्जी कहां स्टोर हो गई? पत्थर में, है ना। व्हेन वर्क इज डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इट्स एनर्जी इंक्रीजेस। जब किसी चीज पे वर्क किया जाता है तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है। समझ में आया? देखो बच्चों, दो सिनेरियो ध्यान दो जरा। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहा हूं तो मेरी एनर्जी तो कम होगी, ये जाहिर सी बात है। अपन कहीं भी कोई भी काम करते हैं तो अपनी एनर्जी कम हो जाती है, लेकिन जिस ऑब्जेक्ट पे अपन वर्क करते हैं उसकी एनर्जी कंपैरेटिवली बढ़ जाती है पहले के मुकाबले। ग्राउंड पे कोई पत्थर रखा हुआ है, इसे मैं उठा के ऊपर रख दिया। अब एक काम करो, पहले जैसे नीचे मेरा पत्थर था और ग्राउंड से पत्थर को मैं गुड़ा देता हूं, मेरे पाँव के ऊपर से निकल जाता, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मुझे इतना दर्द भी नहीं होता। लेकिन अब अगर मुझे ऊपर से गुड़ाऊं और वो मेरे पाँव के ऊपर जाके गिरे तो दर्द होगा ना। मतलब अब इसके अंदर एनर्जी है, तभी तो मुझे ज्यादा दर्द दे पा रहे हैं। समझे? ओके, आई होप ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। एनर्जी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी क्या है? कैपेसिटी है वर्क करने की, ठीक है। इसके बाद में अपने पास जो सेकंड पॉइंट है वो है व्हेन ऑब्जेक्ट डू वर्क इट लूजेस इट्स एनर्जी। मैंने पत्थर पे काम किया तो मेरी एनर्जी कम हो गई, मैंने एनर्जी लूज कर दी। व्हेन वर्क इज डन एन ऑब्जेक्ट इट्स एनर्जी इंक्रीजेस। जब किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क किया जाता था उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। पत्थर जब नीचे था अखरोट नहीं फोड़ सकता था, मैंने उस पर वर्क किया और उसे ऊपर रख दिया तो उसके अंदर क्या आ गई? एनर्जी आ गई, तो वो अखरोट को फोड़ सकता है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू वर्क। अब बच्चों एक बात बताओ, एनर्जी के बगैर वर्क कर लोगे क्या? तुम्हें 5 दिन से खाना ना खिलाया जाए तो तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं बचेगी, तो तुम यूं ना के बराबर काम कर सकते हो। फिर तुम्हें 2 घंटे काम करवाया जाए फिर कहें कि और काम करो, हाथ खड़े कर दोगे, हमारे अंदर तो एनर्जी ना है, अब हम तो बस का ना है, आपको करना है तो आप कीजिए। यही बात होगी, है ना। ओके, एनर्जी को लेकर बच्चा एक स्टेटमेंट हो रहा है जो मुझे लगा कि बता देना चाहिए। यहां देखो, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट सिंपली चेंजेस इट्स फॉर्म। तो बच्चों, ना ही अपन एनर्जी बना सकते हैं ना ही अपन एनर्जी मिटा सकते हैं। एनर्जी सिंपली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। सर कैसे? जैसे मैंने पत्थर के ऊपर वर्क किया तो मेरी एनर्जी कम हुई, लेकिन पत्थर की एनर्जी बढ़ गई। फिर पत्थर ने क्या किया? अखरोट के ऊपर वर्क किया, अखरोट के ऊपर जैसे आके गिरा तो अखरोट फूट गई। तो वो जब अखरोट फूटी तो बच्चों एक साउंड हुआ, तो साउंड भी एक एनर्जी है। वहां पे नीचे कुछ पत्थर वगैरह रखे हुए थे, वो हिल गए, तो उन्हें हिलाने के लिए भी तो अपने को वर्क करना पड़ता, तो वो भी एनर्जी की फॉर्म में। उन मतलब कि एनर्जी कहीं भी गायब नहीं होती, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे चपाती के अंदर एनर्जी होती है, मैं खाता हूं मेरे शरीर में आ जाती है ना। तो कुल मिला के एक साइकिल चलती रहती है। एनर्जी अपने को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती है, लेकिन एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। ओके, अब जरा आगे देखते हैं अपने पास कौन कौन सी तरह की एनर्जी होती है। तो बच्चों, सबसे पहले अपने पास जो है ये है मैकेनिकल एनर्जी। तो बच्चे, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और स्पीड। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर वो एनर्जी जो या तो हो किसी पोजीशन की वजह से या उसकी स्पीड की वजह से। सर मतलब देखो बच्चों, बात समझो, ये चौक है, इसे फेंकने के लिए मुझे एक बार बताओ वर्क करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा ना। और जैसे मैंने वर्क किया इसके अंदर एनर्जी आ गई, तो उस एनर्जी को अपन कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी। यूं फेंकने पे ये चलने लग गया ना, तो इसके अंदर आ गई मैकेनिकल एनर्जी। इसके अलावा अगर ये चौक नीचे रखा हुआ था, मैंने इसे उठा के ऊपर रख दिया, तो अब इसके अंदर भी एनर्जी आ गई। तो एक बार बताओ, ये एनर्जी तो आई पोजीशन की वजह से, वो एनर्जी आई थी मोशन की वजह से। एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और मोशन या स्पीड, उसे अपन कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। समझ में आया कि नहीं आया? भाई कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, कोई पत्थर है, उसे मैं धीरे से फेंकूं तो मैंने उसके ऊपर कुछ वर्क किया, उसके अंदर एनर्जी है, वो आके आपके सर पे लगे। धीरे से लगेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसे खींच के मारूं बहुत जोर से, सर पे लगेगा तो खून आ जाएंगे, बहुत जोर से लगेगा वो गिर भी जाएंगे। तो अपने ऊपर वर्क ज्यादा किसने किया? जो तेज चल रहा था। जो तेज चल रहा था इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी थी ज्यादा। तो ऐसी एनर्जी को अपन क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी बच्चा अपने पास 2 तरह की होती है, जो ये टाइप्स ऑफ एनर्जी देखने के बाद में अपन कवर करेंगे। इसके बाद बच्चा अपने पास जो अगली एनर्जी होती है वो होती है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी, सर ये कौन सी एनर्जी होने लगी? तो बच्चों एक बात बताओ,
अगर अपन पानी को उबालते हैं, नीचे से हीट देते हैं, तो तुमने ध्यान दिया होगा कि पानी ऊपर उठ उठ के गिरने लग जाता है, यूं यूं बनने लग जाता है, यूं उबलने लग जाता है, पानी उबलने लग जाता है ना। तो बच्चों एक बात बताओ, पानी को इस नॉर्मल लेवल से ऊपर उठ के आने के लिए, यूं इस नॉर्मल लेवल से ऊपर उठ के आने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए भाई। वो उसको ये ऊपर आ रहा है, वो तो ऊपर आने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, नीचे होती है। खूब सारा वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में जा रहा है, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? उसे एनर्जी मिल कैसे रही है? वो दौड़ कैसे पा रहा है पानी एक जगह पे रुका हुआ? इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी तो है। तो बच्चा ऐसी एनर्जी जो कि होती है पार्टिकल के अंदर हीट देने की वजह से, जनरली ये बता अपन बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल में, मतलब छोटे छोटे जो बहुत छोटी छोटी चीजें होती है ना, जैसे अपने पास में एटम हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, इन सब के अंदर अपन बात करते हैं हीट एनर्जी की। जैसे अपन उनको हीट देते हैं तेज तेज चलने लग जाते हैं, ठीक है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? हीट एनर्जी। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा ये। इसके बाद अपने पास जो अगला फॉर्म ऑफ एनर्जी वो केमिकल एनर्जी। बच्चों एक बात बताओ, अपने पास में एक इलेक्ट्रिकल सेल होता है ना, इलेक्ट्रिकल सेल होता है। उस इलेक्ट्रिकल सेल को अपन गाड़ी के अंदर लगाते हैं, स्विच में, मतलब किसी भी गाड़ी के अंदर लगाते हैं। चलो अपन तो जो रिमोट वाली गाड़ी आती है ना उसके अंदर लगाते हैं। रिमोट वाली गाड़ी में जैसे सेल लगा के हम रिमोट से चलाते हैं, वो बच्चा चलने लग जाती है। तो एक बात बताओ, चलने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो साहब वो एनर्जी आती कहाँ से है? उस इलेक्ट्रिकल सेल से। तो उस इलेक्ट्रिकल सेल में ऐसा क्या हो रहा है? तो बच्चा उसके अंदर क्या कुछ केमिकल्स पड़े हुए रहते हैं, वो एक दूसरे से जब रिएक्शन करते हैं तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो उसे एनर्जी देते हैं चलने के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक बात बताओ, अपने पास गैस का सिलेंडर है, उसके अंदर जो गैस भरी हुई रहती है वो क्या है? एक तरीका केमिकल है, उसे अपन जैसे ही जलाते हैं वो क्या करने लग जाता है? वर्क करने लग जाता है। भाई वर्क कैसे कि सर आप एक बार बताओ, चपाती से बच्चा अपन पानी मतलब सॉरी अपन ने जो गैस है उसे अपन ने जलाया, तो गैस जलाने के बाद में वो जो हीट एनर्जी है उससे तुम कोई भी काम कर सकते हो ना? कर सकते हो? नहीं कर सकते। गाड़ी के अंदर इवन जो गैस है वो गाड़ी को चलाने के लिए भी काम आती है। तो बच्चा एक बात बताओ, ये अपने पास जो एनर्जी आ रही है वो आ कहां से रही है? वो बच्चा केमिकल्स के अंदर स्टोर थी वो एनर्जी उस सिलेंडर के अंदर, और अब अपन ने उसे बाहर निकाल लिया, वो हो गई अपने पास में केमिकल एनर्जी। अगली फॉर्म ऑफ एनर्जी अपने पास में इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बच्चा इससे तो तुम सभी वाकिफ होंगे। अब अभी जिस रूम में तुम बैठे हो वहां पंखा चल रहा होगा, कूलर चल रहा होगा, एसी चल रहा होगा, कुछ भी है ना। तो एक बात बताओ बेटा, उस कूलर को, पंखे को या फिर एसी को चलाने के लिए अपने को क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब एक बात बताओ, पंखा जब गोल 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 घूम रहा है उसके लिए अपने को एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? कूलर भी हवा को फेंक रहा है उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, एसी भी हवा को फेंक रहा है उसके अंदर भी अपने पास में फैन है ना। तो एक बात बताओ मेरे को, उन सबको चलाने के लिए अपने को एनर्जी चाहिए, वो कहां से आ रही है? इलेक्ट्रिसिटी से आ रही है। तो काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी अपने पास में क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, अब तक अपन ने कौन सी देखी? मैकेनिकल एनर्जी, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट को मैं फेंकता हूं है ना, या उसे पोजीशन चेंज करता हूं, पोजीशन की वजह से या स्पीड की वजह से जो एनर्जी होती है उसे अपन कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। हीट एनर्जी, हीट के अंदर जो एनर्जी होती है उसे अपन हीट एनर्जी कहते हैं। मतलब जैसे कि छोटे छोटे एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनको जैसे अपन हीट देते हैं जल्दी जल्दी चलने लग जाते हैं, जल्दी जल्दी चलने लग जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? बहुत से काम कर सकते हैं। तुम्हारा हाथ भी जला सकते हैं ना, हाथ को उसके पास में लेके जाएंगे तो यहाँ से वो जला के गायब कर देंगे। आग के ऊपर अंगुली रखो 15 मिनट के लिए, यहाँ से सिर्फ अपनी हड्डी बचेगी और ये सारा का सारा जितना भी है ये इवोपरेट हो जाएगा, वेपर होकर चला जाएगा। तो इसे एक बात बताओ, वेपर करके उड़ाने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो कहाँ से आ रही है? हीट से। तो काइंड ऑफ हीट भी अपने पास में फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन जनरली अपन हीट एनर्जी की बात तब करते हैं जब अपन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद अपने पास आती है केमिकल एनर्जी। बच्चा अपन ने बात करी ना, इलेक्ट्रिकल सेल से गाड़ी गैस चल रही है, जो सिलेंडर होता है अपने पास में सीएनजी का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उससे अपनी गाड़ी गैस चल जाती है। जो बड़ी वाली गाड़ी है वो गैस चल जाती है। तो बच्चा उसमें क्या कुछ केमिकल्स होते हैं जो जलते हैं, है ना, गाड़ी वाली, बट असली वाली गाड़ी के अंदर, वो इंजन को पावर देते हैं जिससे कि गाड़ी अपनी चल पाती है, ठीक है। अब बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, पंखा कैसे चलता है ना, ये सारे के सारे क्या है अपने पास में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का काम है। इसके बाद में अपने पास दो तरह की एनर्जी और बच गई, ये है ग्रेविटेशनल एनर्जी। अब बच्चा एक बात बताओ, ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या होती है? तो बच्चों देखो, किसी हाइट के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उससे अपन नीचे गिरा दें तो नीचे आते वक्त तेज हो जाता है कि नहीं हो जाता? एक एनर्जी गेन कर लेता है। तो एनर्जी कैसे आती है उसके पास में बताओ? अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को, या जो रिवर है वो ऊपर से जब नीचे बहती है, जब झरना ऊपर से नीचे गिरता है तो उसकी स्पीड इतनी तेज क्यों हो जाती है? उसके ऊपर एक बार बताओ, स्पीड को तेज करने के लिए एनर्जी चाहिए नीचे। भैया चौक आराम से चल रहा है, इसे तेज चलाने के लिए मुझे वर्क डन करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? और वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बताओ बच्चों, चाहिए ना। तो एक बात बताओ मेरे को, वो झरना जो ऊपर से बड़ा आराम से गिर रहा था वो तेज कैसे हो रहा है नीचे गिरते वक्त? तो बच्चा एक बात बताओ, उसके ऊपर कोई ना कोई वर्क तो कर रहा है, और जो वर्क कर रहा है वो कौन कर रहा है? ग्रेविटी। जो अपने पास में अर्थ की ग्रेविटी है ना, हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, तो वो वर्क कर रही है। जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट में मैंने जैसे ही छोड़ा, ये नीचे आया तो इसने कुछ स्पीड गेन कर ली। तो स्पीड गेन कैसे कर पा रहा है? क्योंकि ग्रेविटी इस पे वर्क कर रही है। ओके,
ग्रेविटेशनल एनर्जी आई होप समझ में आ गई होगी। इसके बाद में अपने पास है बच्चा न्यूक्लियर एनर्जी। अच्छा अभी न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, तो बच्चों देखो आप सभी ने पढ़ा होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, है ना, जो कि अपनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं और उसमें इस्तेमाल होता है यूरेनियम, मेनली यूरेनियम, और भी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं अपन, है ना, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो बच्चा उनमें ऐसा क्या होता है कि अपन एनर्जी जनरेट कर पाते हैं। तो देखो वो थोड़ा सा डिटेल्ड में जाएगा और वो 12th क्लास का टॉपिक है, तो अपन ज्यादा उस बारे में बात करेंगे नहीं। लेकिन कुल मिला क्या होता है, जो अपने पास जो एटम होता है ना, एटम उसका जो न्यूक्लियस होता है ना, इस न्यूक्लियस के साथ अपन छेड़छाड़ करते हैं, या न्यूक्लियस को तोड़ दें या दो न्यूक्लियस को मिला दें, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर अपने पास में न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती है। जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है ना, ये उस न्यूक्लियस में से बाहर निकलती है ना। अब देखो इसके अंदर दो चीजें होती है, फ्यूजन और फिजन, ठीक है। फ्यूजन का मतलब होता है बच्चा मिलाना, जब अपन दो न्यूक्लियस को मिलाते हैं तब अपन उसे कहते हैं फ्यूजन एनर्जी, और ऐसे टाइम पे बहुत ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं एटम, ठीक है, तो उसे अपन तो कह देते हैं फ्यूजन एनर्जी। और जब अपन यूरेनियम का न्यूक्लियस उसे अपन तोड़ते हैं तब उसे अपन कहते हैं फिजन, तोड़ने को अपन फिजन कहते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में भी एक अच्छी खासी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी जो न्यूक्लियस के टूटने या जुड़ने पर बनती है उसे अपन कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। न्यूक्लियर बॉम्ब का नाम सुना है, ये मान के चलो बच्चा लोहे को भी वो वेपर में बना के इवोपोरेट कर दे, इतनी एनर्जी होती है उसमें, है ना। तो वो एनर्जी आ कहां से रही है, वो न्यूक्लियस से आती है। तो वो एनर्जी क्या अपने पास में, न्यूक्लियर एनर्जी। अब अपन ने एनर्जी के अंदर अब तक थ्योरेटिकली देखा क्या क्या, वो देखते हैं जरा। एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, जो एनर्जी वो क्या है, कैपेसिटी है वर्क करने की। व्हेन ऑब्जेक्ट डू वर्क इट लूजेस इट्स एनर्जी, जब ऑब्जेक्ट कोई काम करता है तो अपनी एनर्जी को लूज करता है, ठीक है। व्हेन वर्क इज डन ऑन व्हेन वर्क इज डन ऑन ऑब्जेक्ट इट्स एनर्जी इंक्रीजेस, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया जाता है उसकी एनर्जी बढ़ती है। नीचे से मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाके रख दूं, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ गई सर, उसे नीचे गिराओ अखरोट को फोड़ देगा, पहले नहीं फोड़ पा रहा था, ठीक है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू वर्क, अरे काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना, बिना एनर्जी के काम कैसे कर लेंगे अपन। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो एनर्जी बनाई जा सकती है ना मिटाई जा सकती है। एनर्जी सिंपली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जैसे अपन ने न्यूक्लियस को तोड़ा तो ये न्यूक्लियस से जो निकलने वाली एनर्जी वो काय में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी निकली, उसने क्या कर दिया, चारों तरफ चीजें तहस नहस कर दी, तो उसने क्या कर दिया, वर्क कर दिया ना। तो ऐसा नहीं है कि एनर्जी कहीं गायब हो गई, वो वहीं रहती है ना। ओके उसके बाद में अपने पास में टाइप्स ऑफ एनर्जी था। टाइप्स ऑफ एनर्जी में सबसे पहले अपने पास था मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और वेलोसिटी या स्पीड, कुछ भी है ना। अगर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर उठा के रख दिया तो इसकी पोजीशन की वजह से इसके अंदर आया। मैं तीर खींचता हूं, है ना, तीर कमान, बो एंड एरो, तो जब मैं उसे खींचता हूं तो एक बात बताओ, उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है ना एक, तो वो भी एक तरीके से पोजीशन की वजह से, उसे खींचने की वजह से, उसकी पोजीशन चेंज करने की वजह से उसके अंदर एनर्जी आई। इसके बाद में अपना जो अगला फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो अपने पास में हीट एनर्जी है। हीट एनर्जी क्या अपन जनरली माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं, जब एटम्स और मोलिक्यूल्स क्या करते हैं, हीट देने पर क्या जल्दी वाइब्रेट करने लग जाते हैं, उसी को अपन हीट एनर्जी कहते हैं। हीट के अंदर रखो नहीं अंगुली, वो जो मॉलिक्यूल्स अपने पूरे के पूरे पार्ट को इतनी एनर्जी दे देंगे कि यहाँ से सारा का सारा हट के इवोपोरेट हो जाएगा। तो एक बात बताओ बच्चों, वो एनर्जी आई कहाँ से, वो हीट से ही तो आई। इसके बाद में आते हैं अपने पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अपने पास में जो गाड़ी है बड़ी वाली, जो सिलेंडर से चलती है, गैस से चलती है, सीएनजी रखी हुई रहती है उसके अंदर, तो सीएनजी ऐसा क्या करती है कि, या सीएनजी के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो गाड़ी को चला देती है। तो बच्चा वो एक तरह की केमिकल एनर्जी होती है, जब उसके अंदर अपन इग्नाइट करते हैं, उसे जलाते हैं, तो वो हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है। सेम अपनी एलपीजी के साथ है, जो किचन में अपन गैस इस्तेमाल करते हैं, सिलेंडर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपनी बिजली, पंखे वगैरह, एसी वगैरह, ओके। ग्रेविटेशनल एनर्जी, कोई भी चीज ऊपर हो नीचे बहना चाहती है, झरना ऊपर से जब नीचे गिर रहा है, शुरू में स्पीड कम रहती है, नीचे नीचे गिरते गिरते बहुत तेज हो जाता है, तो वो तेज क्यों हो जाता है बताओ, कि उसके ऊपर कोई ना कोई वर्क कर रहा है, जो वर्क कर रहा होता है वो कौन कर रहा होता है, ग्रेविटी कर रही होती है। ओके इसके बाद हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी, जब न्यूक्लियस को तोड़ने पे या जोड़ने पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसे अपन क्या कहते हैं, हाँ बच्चों आगे देखते हैं। आगे अपने पास में अगला टॉपिक है मैकेनिकल एनर्जी। बच्चों अभी अपन ने सिर्फ एनर्जीज को ब्रीफली देखा था, मैकेनिकल एनर्जी क्या है, हीट एनर्जी क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, वो सब अपने इस बार सिलेबस में केवल मैकेनिकल एनर्जी डिटेल में है, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी है क्या बच्चों, तो सबसे पहली बात तो इट इज़ अ सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। जो अपने पास में मैकेनिकल एनर्जी ये है क्या, ये पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का सम है, ठीक है। अच्छा अब ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो बच्चों बात करते हैं इसके बारे में, है ना। अपना जो अगले टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट कर रहे हैं, और काइनेटिक एनर्जी के इमीडिएटली बाद में अपन पोटेंशियल एनर्जी देखने वाले हैं, ओके। इसके अलावा ये डेफिनेशन जो अपन ऑलरेडी भी देख चुके हैं, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स मोशन और पोजिशन और बोथ, ठीक है। ऑब्जेक्ट की एनर्जी उसके मोशन की वजह से, उसकी पोजीशन की वजह से, या दोनों की वजह से, उसे अपन आप मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। दोनों ही डेफिनेशंस कंप्लीटली करेक्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं जरा बच्चों काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, द एनर्जी एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, वो एनर्जी जो ऑब्जेक्ट के साथ होती है उसके मोशन की वजह से। और जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ना बच्चा, वो होता है 12 mv²। तो यहाँ देखो, अगर मान के चलिए अपने पास में कोई m मास का ऑब्जेक्ट है
है ना। अगर अपने पास में कोई m मास का ऑब्जेक्ट और वो v वेलोसिटी से चल रहा है या v स्पीड से चल रहा है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी बच्चा हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। या एग्जाम्पल से अपन समझे, अगर मान के चलिए अपने कहते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास है 2 kg, ठीक है, और उसकी जो स्पीड है अपने को उसकी स्पीड दे दी जाए 5 मीटर पर सेकेंड और अपने से कहा जाए उसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करो, तो बच्चा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ एम की जगह अपने क्या रख देंगे 2, ओके, और वेलोसिटी कितनी है अपने पास में 5 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एनर्जी की यूनिट क्या है बच्चों, जूल, है ना। एनर्जी की यूनिट भी अपने पास में जूल ही है और जो अपने पास में वर्क डन था उसकी एनर्जी भी क्या थी, जूल ही थी। बच्चों एक बात बताओ, एनर्जी चाहिए ना वर्क डन करने के लिए, तो एनर्जी की यूनिट भी क्या रख दी अपन ने, जूल ही रख दी, ठीक है। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाई 2mv स्क्वायर, तो कितना आ गया अपने पास में बच्चा 25 जूल। आई होप ये समझ में आया होगा। सिमिलरली अपन और भी क्वेश्चंस के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं ये वैल्यू, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब जरा कुछ अच्छी सी चीज़ कैलकुलेट करते हैं। सर अच्छी चीज़ क्या, बच्चों देखो मैथमेटिक्स से बहुत अच्छी वाली, तो थोड़ा सा ध्यान देना, है ना। मतलब ऐसी कोई कंसेप्चुअल बड़ी चीज़ नहीं है बट मैथमेटिक्स है अच्छी खासी, ठीक है। तो ध्यान देना, कुछ सब्स्टिट्यूशंस भी हैं। वर्क डन क्या होता है बच्चों, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाई कोस थीटा। लेकिन मान के चलो बच्चा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या वर्क डन पूरा लिख लेता है ना एक बार, वर्क डन होता है एफ एस कोस थीटा। अब मान के चलो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो, है ना, कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, ठीक है। अपन सिर्फ उसकी बात करेंगे तो वर्क डन अपने पास उस केस में कैसा आ जाएगा, एफ एस और ये कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो वर्क डन अपने पास कितना आ जाएगा एफ एस, ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ओके बच्चों, अब 9th क्लास में एक चीज पढ़ी होगी बच्चों, F इक्वल्स टू एम ए होता है नहीं होता, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जरा मैं काम करता हूं, फोर्स की जगह पे यहाँ पे एम ए लिख सकता हूं, ये सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूं ना, तो ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो वर्क डन इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन और ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे की ऐसे। अरे बच्चों ध्यान दो, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है नहीं होता, बिल्कुल होता है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऐसे कैसे आ जाएगा, तो वर्क डन अपने पास क्या आ गया, एम ए एस, मास इनटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अच्छा बच्चों देखो एक चीज बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना, इसके ऊपर अपन फोर्स लगा रहे हैं कुछ, इसकी इनिशियल कोई वेलोसिटी है u, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u है। ये जब s डिस्प्लेसमेंट चल जाता है, जब ये s डिस्प्लेसमेंट चल जाता है यहां से यहां तक, s डिस्प्लेसमेंट या s डिस्प्लेसमेंट ये कवर कर लेता है यहां से यहां तक, तब इसकी जो वेलोसिटी है वो हो जाती है v, ठीक है। तो एक बात बताओ बच्चों, v, u और s इन तीनों में क्या रिलेशन है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको याद हो तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as होती है नहीं होती। ये इक्वेशन याद है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो u स्पीड से चल रहा है, उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो u है, उसके ऊपर अपन ने f फोर्स लगाया, वो जब s डिस्टेंस आगे चलता है थोड़ी देर बाद अपन देखते हैं उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, भाई कोई चीज धीरे धीरे चल रही है, मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। बच्चा ये चीज अगर समझ में ना आई हो तो जल्दी क्लास 9th में जो मोशन चैप्टर है उसमें इक्वेशन ऑफ मोशंस में कवर करने वाला हूं, वो लेक्चर देख लीजिएगा, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी और भी अच्छे से आपकी। अब बच्चों देखो, यहां से अगर मैं कहूं अपन एक्सेलरेशन सब्स्टिट्यूट कर दें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो निकाले। अच्छा एक सब्स्टिट्यूशन तो अपन ने ये किया था, अब अपने पास एक इक्वेशन ये और है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां से अगर मैं चाहूं एक्सेलरेशन को सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है, एक्सेलरेशन को मैं सब्स्टिट्यूट कर दे तो वो कैसे करें, तो यहां पे अपने को एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए, तो वो कितनी आ जाएगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये यू स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2s, अपॉन में 2s, ये 2s इधर मल्टीप्लाई में था ना, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई अपने पास में एक्सेलरेशन की। आई होप ये समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। v स्क्वायर यू स्क्वायर इधर चला गया तो अपने पास बचेगा क्या, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s को नीचे भेज दिया तो आगे अपने पास में एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो बच्चों अपन एक काम करते हैं, ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो यहां पुट कर देते हैं एक ही वैल्यू में, ठीक है। तो वर्क डन मेरे पास क्या आ गया, m ऐसे कैसे रहने वाला है, एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2s, है ना, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट s, ये मेरे पास वर्क डन आ गया। बच्चा देखो डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेसमेंट कैंसिल, है ना। जो वर्क डन की मेरे पास इक्वेशन आई, इसे खोलने पे क्या आएगा, m v स्क्वायर बाई 2, ये बच्चा देखो इसे ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, m v स्क्वायर बाई 2 माइनस m u स्क्वायर बाई 2। बताओ लिख सकता हूं क्या बच्चों, बिल्कुल लिख सकता हूं। यहां देखो ये एक तरीके से लिखा हुआ क्या है, v स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2, और ब्रैकेट को जब मैं खोल दूंगा तो m v स्क्वायर बाई 2
माइनस एम यू स्क्वायर बाय 2। ये चीज स्पेस कम है इसलिए अपन ने थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप में लिख लिया, कंफ्यूज मत होना। ओके चलो एक बार मैं जल्दी से वापस बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या है। वर्क डन इक्वल टू बच्चा होता है क्या, एफ एस कोस थीटा। अगर मैं मान के चलूँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन एक ही है तो अपने पास में जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 0। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू होती है 1। ओके तो वर्क डन अपने पास आ गया एफ एस। अब बच्चों फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता तो अपन ने फोर्स की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी और यहाँ पे जो एस है ये ऐसे कैसे रह गया। अब यहां से जो ए है इसे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट अगर इनिशियली u स्पीड से चल रहा है उसके ऊपर अगर अपन ने कुछ फोर्स लगाया, वो जैसे ही एस डिस्प्लेसमेंट और ट्रेवल किया उसकी जो स्पीड है पहले से बढ़ के अब कितनी हो गई, v हो गई, है ना। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन आई होप आप सभी को याद होगी। तो यहां से अपन ने क्या किया, एक्सेलरेशन की वैल्यू ले ली, ये देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, है ना। अब अपने को वैल्यू काय की चाहिए, एक ही चाहिए, तो यहाँ पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2s को नीचे भेज दिया तो मेरे पास बचा इधर एक्सेलरेशन। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन की सब्स्टिट्यूट कर दी। यहाँ ये वैल्यू मैंने जैसे सब्स्टिट्यूट करी, इस ब्रैकेट को मैंने खोला तो मेरे पास वर्क डन क्या आ गया, mv स्क्वायर बाई 2 माइनस mv स्क्वायर बाई 2। अच्छा बच्चों बात समझो, ये ज्यादातर पार्ट इसका मैं हटा रहा हूं ताकि अपन फर्दर चीजें समझ सके, ठीक है। तो एक बार इसे भी अपन हटा देते हैं और ये जो सब्स्टिट्यूट्स किए हैं इसे भी अपन हटा देते हैं, ठीक है। ये भी हटा देते हैं और ये सारा भी हटा देते हैं। अपने पास जो फाइनल रिजल्ट है ना अपना, उसे एक बार ऊपर बड़ा बड़ा लिख लेते हैं। जो वर्क डन आया अपने पास में वो क्या आया, m v स्क्वायर बाई 2 माइनस m u स्क्वायर बाय 2। तो बच्चों इससे क्या समझ सकते हैं, देखो आपको अगर पता हो बच्चों तो अपन जो मोशन वाला चैप्टर उसके अंदर अपन ने स्टैंडर्ड लिए होते हैं कि u पार्टिकल की इनिशियल स्पीड होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है, और जो v है वो पार्टिकल की फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे क्या समझ में आता है, वर्क डन क्या आ गया, देखो ये एक तरीके से हाफ एम वी स्क्वायर लिखा हुआ है, हाफ 1/2 m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। अब बच्चों एक बात बताओ, मेरे पास वर्क डन क्या आ रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं आ रहा क्या। अगर कोई पार्टिकल है वो इनिशियली u स्पीड से चल रहा है, थोड़ी देर बाद में अगर वो v स्पीड से चलने लगे, तो एक बात बताओ यहां इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m u स्क्वायर। यहां काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m v स्क्वायर। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये देखो ये क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या अपने पास में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुल वर्क डन आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई। अपने पास में जो वर्क डन आ रहा है वो आकाई के बराबर है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, आया कि नहीं आया। तो यहां से अपने क्या समझ में आता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी काय के बराबर होता है, वर्क डन के इक्वल होता है।